Hello dear students, I welcome you all on the Rankers NEET platform with the gene expression topic in complete detail form. ओके सो जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑपेरॉन पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को अच्छे से डिस्कस करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द जीन एक्सप्रेशन. इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो जीन एक्सप्रेशन टर्म का मतलब हो जाएगा कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन, क्योंकि जो जितने भी जीन्स होते हैं वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं बच्चा, वो सारे के सारे एक्सप्रेस होते हैं in the form of protein. अल्टीमेटली हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से बनाते हैं एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन करते हैं और ट्रांसलेशन करके हम बनाते हैं प्रोटीन. एंड प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन वर्जन. प्रोटीन की वजह से ही सारे कैरेक्टर्स, सारे ट्रेट आपको विजुअलाइज होते हैं. किसी के आई का कलर ब्लू है, किसी का हेयर स्ट्रेट है, किसी का हेयर कर्ली है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का कॉम्प्लेक्शन वाइट है, किसी का कॉम्प्लेक्शन वेटिस है. तो ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारे के सारे एक्सप्रेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन. ओके, और प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं. तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन. जीन एक्सप्रेशन का मतलब हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन विच एक्सप्रेस द ट्रेट और कैरेक्टर, विच एक्सप्रेस द ट्रेट और यू कैन से कैरेक्टर. जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करने वाला प्रोटीन है. तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब वही हो जाएगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना जो किसी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट एवर द कैरेक्टर्स. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. द वर्ड रेगुलेशन का मतलब होता है आइदर ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा. ये दो चीजें हो सकती हैं. यानी कि जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहने का मतलब हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग ऑफ जीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल. सपोज अगर हम एक बात करते हैं, हम ले लेते हैं दो सेल, ठीक है. एक सेल हम ले लेते हैं अपना, एक सेल ले लेते हैं हम लोग स्किन का, ठीक है. दूसरा सेल हम लोग ले लेते हैं न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल. इन दोनों का जो एक्सप्रेशन का लेवल होगा डिफरेंट होगा. न्यूरॉन सेल्स एक बार डिवाइड करके बंद हो जाएगी, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे. इट फॉर्म्स अ डिफरेंट प्रोटीन. और स्किन की सेल्स है, ये भी बहुत ज्यादा डिवाइड्स नहीं करेंगे. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें भी ग्रोथ डिवीजन जो है स्टॉप हो जाएगा. और ये अलग टाइप की, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे. तो सेल्स जो हैं वो सिग्नलिंग हो रहा है, सेल्स को सिग्नल दिया जा रहा है कि आप इस टाइप के प्रोटीन बनाओ. इसको दिया जा रहा है कि आप सिग्नलिंग करने के लिए प्रोटीन बनाओ, ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन बनाओ. इसको बोल रहा है कि आप प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटीन बनाओ. तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल्स की जरूरत के अकॉर्डिंग जीन रेगुलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है. जीन को रेगुलेशन यानी कि जीन को कंट्रोल किया जाता है. जैसे कि अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम सेल. किसकी बात करें हम लोग? स्टेम सेल्स. अब स्टेम सेल एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है. इसके पास सिग्नल्स मिलते हैं कि तुम मान लो 10,000 प्रोटीन बना दो, तो ये 10,000 बनाएगा. इसको मान लो 1,000 के सिग्नल्स मिल रहा है तो ये 1,000 प्रोटीन बनाएगा. स्टेम सेल्स सारी तरीके के सेल्स प्रोटीन बना सकता है. जर्म लेयर्स बनाएगा, जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे. तो ये सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी चीजें, समझ गया. तो इसको कंट्रोल किया जाता है जीन एक्सप्रेशन को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स. अब रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स में अगर हम बात करें
कि कंट्रोल किस बेसिस पे किया जाता है, किस बेसिस पे सेल्स के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या सेल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, किन किन फैक्टर से सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए एक हो सकता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा हो सकता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा हो सकता है डेवलपमेंटल। ठीक है, तो सेल्स का रेगुलेशन, सॉरी जीन का रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है? नंबर 1 फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल अगर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लो इंसुलिन। इंसुलिन तभी रिलीज किया जाएगा जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन उसको क्या करेगी? बाइंड करेगी। हमेशा तो इंसुलिन रिलीज होगा नहीं, या अमाउंट है उसका जो हमेशा उतने ही कंसंट्रेशन से नहीं रिलीज होगा। ठीक है, तो कुछ जो है फिजियोलॉजिकल रोल्स के अकॉर्डिंग हार्मोन्स या प्रोटीन्स या एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं, रिलीज होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंग जीन को एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में, जिस तरीके की सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जीन को एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, उसके वहाँ पे अडाप्ट होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को उसके प्री अडाप्टेशन क्षमता, यानी उसको उस जगह पे अडाप्ट करने के लिए उसमें कुछ अडाप्टेशन, कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स का क्रिएशन और उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाएगा। तीसरा हो सकता है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल यानी कि जिस तरीके का सिग्नल मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग सेल्स के अलग अलग सिग्नल्स मिलेंगे। हेयर के सेल्स को मिलेगा कि तुम हेयर की ग्रोथ कराओ, स्किन के सेल्स को मिलेगा कि तुम स्किन की ग्रोथ कराओ, न्यूरॉन्स के मिलेगा कि तुम ट्रांसपोर्टेशन कराओ, लंग वाले सेल्स को मिलेगा कि तुम हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहो, पंपिंग करते रहो। तो जिस तरीके का सेल्स है उसके अकॉर्डिंग इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस में उस तरीके का सिग्नल्स उसको मिला हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन। अब बात आती है लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, कितने लेवल तक एक्सप्रेशन करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर एग्जाम्पल इसका जो सोल मेंबर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का होता है बैक्टीरिया, यानी कि प्रोटीन बनाने को बेसिकली कहाँ कहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं? बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना, कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सप्रेशन लेवल या कहाँ कहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब mRNA बन रहा है अगर हम वहां चाहे तो वहां ब्लॉक कर सकते हैं, फिर आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर दोगे तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, mRNA बन गया, फिर अब कहाँ ब्लॉक करने का चांसेस है? दूसरा ब्लॉक करने का चांसेस है ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में बनता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा। सो हमें क्या करना है भाई? ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें एक और चांस मिलता है हमें ब्लॉक करने का, दैट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मान लो आपने ये दोनों चांस में मिस कर दिया, मान लो आपने ये दोनों चांस भी मिस कर दिया, देन यू गेट वन मोर चांस
विच वन इज द ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA, mRNA न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियस से जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, वहां पर होता है ट्रांसलेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद यू गेट वन मोर चांस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन आपने ब्लॉक कर दिया है mRNA का तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्लॉक कर देते हो ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हो, तो यूकैरियोटिक में लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 4। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इज 4 इन द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कितने लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होंगे, बैक्टीरिया में जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होंगे इनका तो आरएनए की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इनमें जो होता ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बचे कितने, 2 एक्सप्रेशन बचे हैं, 2 लेवल बचे हैं। तो बैक्टीरिया में कितने लेवल हो जाएंगे, 2। कौन कौन से, एक आप ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर सकते हो, एक्सप्रेस को रेगुलेट कर सकते हो, और दूसरा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन mRNA बनाने पे रोक लगा सकते हो और mRNA से प्रोटीन बनाने पे रोक लगा सकते हो। ये लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। सो हमने देखा मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोटीन, और जो एक्सप्रेस करता है किसी कैरेक्टर्स को, और इसको रेगुलेट किया जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, एज वेल एज डेवलपमेंटल प्रोसेस पे। जिस तरीके का सिग्नल मिलेगा उसी तरीके के बॉडी प्रोटीन बनाएगी। दूसरा हमने देखा लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक में 2 लेवल पे, यूकैरियोटिक में 3 लेवल पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ जीन। इस जीन को रेगुलेट तो कर रहे हैं, आप देख लेते हैं कितने टाइप्स के जीन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ जीन हम देखते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के जीन होते हैं। चलो, ट्रांसक्रिप्शन आपको अगर याद होगा तो हम थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में कि क्या था। ये डीएनए था, ठीक है बच्चा, यहाँ पे था प्रमोटर, ठीक है, इधर क्या था, टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, और ये बीच वाला पोर्शन था स्ट्रक्चरल जीन। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करता है एक जीन जिसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल के जीन के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, रेगुलेटरी जीन। हो जाएगा ये रेगुलेटर जीन्स। तो ये रेगुलेटर जीन्स नाम से ही क्लियर है कि किसी न किसी चीज को रेगुलेट कर रहा होगा, स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होंगे। तो जो जीन हमारे पास हो गए, ये कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के। ये हो जाएगा 5 प्राइमिन, प्रमोटर इधर लगेगा 3 प्राइमिन, और ये हो जाएगा 3 प्राइमिन। तो टाइप्स ऑफ जीन 2 टाइप्स के जीन हो जाएंगे। 1 इज द रेगुलेटर जीन, सेकेंड 1 इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये जो रेगुलेटर जीन है वो कंट्रोल करेगा एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन के। इट्स रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इट्स रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, रेगुलेटर जीन्स। अब ये जो कंट्रोल है, यानी कि ये रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल कैसे कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है या तो इसकी एक्टिविटी को रोकेगा या तो इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करेगा। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखें कि मान लो इसके एक्सप्रेशन को ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरा, मान लो इसके एक्सप्रेशन को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द
एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। दो ही कंडीशन हो सकती है कंट्रोल करने में, या तो आप बढ़ा रहे हो या तो घटा रहे हो। अगर बढ़ा रहा होता है तो ये रेगुलेटर जीन कहलाता है एक्टिवेटर। अगर इंक्रीज कर रहा होता है एक्सप्रेशन को तो ये कहलाता है एक्टिवेटर। क्या कहलाएगा? एक्टिवेटर जीन। ठीक है। और अगर इसके एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर रहा होता है तब ये कहलाता है रिप्रेशर। तब ये क्या कहलाता है? रिप्रेशर। किसी भी तरीके से अगर स्ट्रक्चरल जीन के रेगुलेशन को इनहैंस कर रहा है रेगुलेटर, बढ़ा रहा है, तो ये कहलाएगा एक्टिवेटर्स। और अगर घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये कहलाएगा रिप्रेशर। क्या कहलाएगा? रिप्रेशर, सप्रेस कर रहा है। ठीक है। तो ये दो टाइप्स के कंट्रोल हो गए, प्रोटीन के एक्सप्रेशन के कंट्रोल हो गए। अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप के जीन होती हैं। कौन कौन सी? वन इज योर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और दूसरा होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जिनका एक्सप्रेशन कोई रेगुलेट नहीं करता। ठीक है। इनका एक्सप्रेशन फ्री है, ये जो मर्जी जितना मर्जी उतना अपना एक्सप्रेशन कर सकती हैं। दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जिनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो जितनी भी रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो कहलाती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, यानी कि नॉट इन कंट्रोल, नॉट इन एनी control. These genes are not in any control. For example अगर हम यहां देखें रेगुलेटरी जीन्स को, रेगुलेटरी जीन। ठीक है। रेगुलेटरी जीन्स में और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरआरएनए, टीआरएनए हमेशा बनता रहता है। ठीक है। हेक्सोकाइनेज हमेशा बनता रहता है, हेक्सोकाइनेज। तो इनके रेगुलेशंस को रेगुलेट नहीं, इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस जीन आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स यानी कि अंडर द कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स में है कि इनके जीन्स जो होते हैं कंट्रोल किया जाता है। दीज जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय, and most of the structural genes are called as the non-constitutive genes. For example, हम लोग क्या लेंगे? Most of the structural gene, most of the structural genes are non-constitutive genes. कैसे होते हैं? non-constitutive genes होते हैं because इनके रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है बाय द रेगुलेटरी जीन। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के बाद अबाउट द जीन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरॉन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरॉन जो देखते हैं हम लोग वो किस में देखते हैं? बैक्टीरिया में देखते हैं। किस में देखा जाता है भाई? बैक्टीरिया में। ऑब्जर्व इन द बैक्टीरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरॉन को रेगुलेट किया जाता है। वर्ड ऑपेरॉन का मतलब होता है लिंक्ड जीन, यानी कि एक ही जीन है वो लिंक है और वो एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रही है बहुत सारे जीन के। तो यानी कि वन रेगुलेटर जीन कैन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन। ये कॉन्सेप्ट किस में हम लोग देखते हैं? ऑपेरॉन में देखते हैं। इसका मतलब होता है ऑपेरॉन जो कि आपको बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एंजाइम फॉर कॉमन प्रोसेस, enzymes for common process, or you can say कि when one regulatory gene, when one gene regulate the expression of multiple genes, one gene regulate the
एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स, और इस कंडीशन को हमने पहले पढ़ा था, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये कंडीशन कहलाती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे देखते हैं इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास एक जीन है, ठीक है, ये 5 प्राइम ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एक प्रमोटर लगा दो, लगा दिया, यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा दो, लगा दिया, यहाँ पे एक जीन ये ट्रांसक्राइब कर रहा है जीन, और इससे बन रहा है एक रेगुलेटर्स। ये क्या है? एक तरीके का रेगुलेटर है, ठीक है। अब इसके बाद इधर प्रमोटर, इसके पास 3 जीन इधर है। कितने जीन हो गए? 3, 1 2 3। लैक जे जीन, ठीक है, लैक वाई जीन, लैक ए जीन। इसको हम सिंपली अभी के लिए लिखेंगे स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3। क्या लिखेंगे? लैक जे की जगह, जब हम लैक्टोज का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हम इसको लिख देते हैं स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3। ये हो गया आपका टर्मिनेटर। यहाँ पे मान लो बहुत सारे मल्टीपल जीन्स हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3, 3 हो गए। अब ये जो रेगुलेटर है ये इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। दिस रेगुलेटर्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ all 3 स्ट्रक्चरल जीन। इसलिए ये कहलाएगा हमारा ऑपेरॉन सिस्टम। ये पूरा क्या कहलाएगा? ऑपेरॉन सिस्टम, जहां पे कोई एक जीन, एक रेगुलेटर मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन हो रही है, ये कहलाता है ऑपेरॉन कहलाता है। अब ऑपेरॉन में अगर हम लैक्टोज का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ऑपेरॉन इज कॉल्ड एज अ लैक ऑपेरॉन। अगर इस्तेमाल हम लोग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? लैक ऑपेरॉन, जो आपको एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में पढ़ना है। दूसरा, अगर आप अराबिनोज का करते हो तो ये कहलाता है अराबिनोज ऑपेरॉन। और अगर आप करते हो वैलिन का तो ये कहलाएगा वैलिन ऑपेरॉन। चाहे मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन कर रहे हो, चाहे सिंथेसिस कर रहे हो, व्हाटएवर, कोई भी रेगुलेशन कर रहे हो, कुछ भी रेगुलेशन हो रहा है, तो ये ऑपेरॉन उसके नाम से जाना जाता है। अगर ट्रिप्टोफैन का कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन, तो ये कहलाता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। आइदर इसकी सिंथेसिस हो रही होगी और इसका यूटिलाइज किया, इसको मेटाबोलाइज किया जा रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लैक ऑपेरॉन का। जो लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द जैकब एंड मोनार्ड। इसको जैकब मोनार्ड मॉडल भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिस्टम ऑफ जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। तो जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में, जैकब एंड मोनार्ड in 1961 give the concept of lactose operon। lactose operon का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इस कॉन्सेप्ट देने के पीछे का रीजन क्या है भाई? इन्होंने बताया कि 3 जीन हैं। कितने जीन्स हैं? देयर आर 3 जीन।
कौन कौन से ये तीन है, तीन स्ट्रक्चरल जीन की नाम लिया इन्होंने। बोला कि लैक जे जीन, लैक जे लैक्टोज जे जीन है, जी जीन इसको कहते हैं, लैक्टोज वाई जीन है, लैक्टोज ए जीन है। ये तीनों अलग अलग प्रोटीन को, अलग अलग एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे, सिंथेसाइज कर रहे। जैसे लैक जीन यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं जी पी टी, ओके। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जी फॉर गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम है एक गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। पी फॉर परमीज, टी फॉर ट्रांस एसाइटिलेज। तीन जीन है, तीन तरह के एंजाइम को सिंथेसाइज कर रही हैं, यानी कि एक लैक जी जीन जो है वो सिंथेसाइज करे गैलेक्टोसाइडेज, लैक पी जीन है परमीज, और लैक ए जीन है ट्रांस एसाइटिलेज, ठीक है। ये तीन जीन को सिंथेसाइज कर रही हैं। और अगर सिस्टम में बैक्टीरिया को डाल देते हैं और लैक्टोज डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया कैसे लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री जीन। कैसे? मान लो ये आपके पास पेट्री प्लेट्स है, क्या है ये पेट्री प्लेट्स है, ठीक है। इस पेट्री प्लेट्स में आपने डाल दिया एक बैक्टीरिया, डाल दिया। इस बैक्टीरिया के लिए सिस्टम में आपने डाल दिया यहाँ पे लैक्टोज, ये इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कराना है, इस लैक्टोज का क्या कराना है, मेटाबॉलिज्म। तो जो परमीज एंजाइम है ये इसके लिए यहाँ पे लैक्टोज एंट्री कराने के लिए, लैक्टोज को अंदर जाने के लिए यहाँ पे ये रास्ता बनाएगी, ये चैनल पोर्स क्रिएट करेगी, चैनल्स क्रिएट करेगी। ये चैनल्स कौन क्रिएट करेगी, क्रिएटेड बाय द परमीज, ठीक है। दूसरा लैक्टोज जो होता है डाइसैकेराइड शुगर है, लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड शुगर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज इधर आ गया और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इसमें अटैच है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन लैक्टोज एंड ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। और ट्रांस एसाइटिलेज का फंक्शन क्या होता है, ट्रांस एसाइटिलेज का फंक्शन होता है कि जब ये लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, इस अटैच द एसिटिल ग्रुप टू द लैक्टोज। अब इसके बाद का फंक्शन स्टिल अननोन है, ओके। सो अगर हमारे पास सिस्टम में लैक्टोज है, लैक्टोज को यूटिलाइज कैसे कराना है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे कराना है, तो होना चाहिए परमीज एंजाइम। परमीज एंजाइम क्या करेगा, इसको चैनल पोर्स क्रिएट करेगा, ये अंदर जाएगा और गैलेक्टोसाइडेज इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका लैक ऑपेरॉन को। लैक ऑपेरॉन को कॉन्सेप्ट ये है, ये कहलाता है कि यूटिलाइज करना है लैक्टोज मीडियम, और ये तीन एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांस एसाइटिलेज। तो गैलेक्टोज और परमीज का तो सीधे सीधे फंक्शन है, ट्रांस एसाइटिलेज का फंक्शन अभी क्लियरली नोन नहीं है, ओके। तो अब पढ़ते हैं कि लैक्टोज अगर सिस्टम में है, लैक्टोज अगर सिस्टम में नहीं है, इसके लिए दो केस स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लैक आई जीन कैसे रेगुलेट करती है। एक मॉडल बना के मैं तुम्हें डिस्कस करती हूँ कि मान लो हमारे पास ये ऑपेरॉन मॉडल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपेरॉन मॉडल, ठीक है। ऑपेरॉन मॉडल है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास ये क्या है, प्रमोटर, ये क्या है, टर्मिनेटर। यहां से एक जीन रिलीज हो रही है जिसको हम लोग mRNA कहते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा mRNA, और mRNA से एक
प्रोटीन बनेगा, एक जीन बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर जीन्स। ये क्या हो जाएगी? रेगुलेटर। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन एक प्रमोटर लगा हुआ है और एक छोटा सा यहाँ ऑपरेटर होता है। इसके पास 3 जीन है। कितनी जीन है? 3, 1 2 3। और इसके बाद इधर लगा हुआ है टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है लैक जे, यहाँ पे प्रेजेंट है लैक वाई, यहाँ पे प्रेजेंट है लैक ए। गॉट इट? यानी एज इट इज जीपीटी बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? जी पी टी। तो G4 हो जाएगा गैलेक्टोसाइडेज, P4 हो जाएगा परमीएज, T4 हो जाएगा ट्रांस एसाइटिलेज। ट्रांस एसाइटिलेज। ओके, गॉट इट? नाउ केस 1 लेते हैं कि ये चीजें हमारे पास सिस्टम में होनी चाहिए। केस 1 लेते हैं। व्हाट इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम? व्हाट इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम? लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, तब क्या होगा? क्या इन सब की सिंथेसिस होगी या नहीं होगी? एक्सपेक्टेड ये है कि ये चीजें सिंथेसाइज हो रही है, रेगुलेटर्स है, इनके कंट्रोल को रेगुलेट करेगा, इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो अगर मीडियम में हमारे पास ऑलरेडी लैक्टोज है, इन दैट केस क्या करेगा बैक्टीरिया? तो हमें 3 एंजाइम की सिंथेसिस करानी है। ठीक है, जब 3 एंजाइम की सिंथेसिस करानी है तो सेम टू सेम चीजें होंगी। अगर ये ऑपेरॉन मॉडल है, गॉट इट? ठीक है, ऑपेरॉन मॉडल है। ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, ये हो गया अगेन दूसरा प्रमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर। इधर बना दो ऑपरेटर, बना दिया। नाउ इससे जो एंजाइम निकल रहा है एमआरएनए सिंथेसाइज कर रहा है रेगुलेटरी जीन्स को। ये रेगुलेटरी जीन्स है, ये एमआरएनए है। गॉट इट? और यहाँ पे है जीन आपके जे जीन, वाई जीन और ए जीन। ठीक है, लैक जे जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन। अगर सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज को मैं पिंक कलर से बना देती हूँ। ये अगर लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट है, ये है, ये लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज क्या करेगा बच्चा? ये जब आएगा इधर परमीएज के थ्रू तो आ करके यहाँ पर बाइंड कर लेगा। किसके साथ बाइंड करेगा? इस रेगुलेटर जीन्स के साथ बाइंड कर लेगा। ये जो रेगुलेटरी जीन्स है ना, इसके साथ ये क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने के बाद इसको ऑपरेटर से बाइंड करने से मना कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो नाउ अब क्या हो जाएगा? ये अपना काम फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी कि प्रमोटर अब इनहेंस करेगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है ये ट्रांसक्राइब करेगा, ये एक जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, ये एक जीन को ट्रांसक्राइब करेगा और ये एक जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो क्या बनेगी? गैलेक्टोसाइडेज। इससे जो बनेगी वो हो जाएगी परमीएज और इससे जो बनेगी वो कहलाएगी ट्रांस एसाइटिलेज। समझ गए? अब ये जो है ये एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। लैक्टोज एज ए यहाँ पे इंड्यूसर है। ये क्या है? एक तरीके का इंड्यूसर है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है ये रिप्रेसर के साथ, यानी कि इस रेगुलेटर जीन्स के साथ बाइंड कर लेगा और रेगुलेटर जीन्स के साथ बाइंड करने से इसको रोक देगा। रोकने के बाद क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे सिंथेसिस हो जाएंगी। हटा देती हूँ, इसको दूसरे स्लाइड में देखेंगे। तो होगा क्या कि लैक्टोज इन मीडियम
लैक्टोज इन मीडियम। बच्चों जब लैक्टोज मीडियम में होगा देन व्हाट विल हैपन कि इट बाइंड्स विद रिप्रेशन। किसके साथ बाइंड करेगा? रिप्रेशर के साथ बाइंड करेगा। इट्स बाइंड विद द रिप्रेशर and not allowed repression, not allowed, yes, not allowed repression to bind with operator। ये अलाउ नहीं करेगा कि रिप्रेशर को कि तुम ऑपरेटर के साथ बाइंड करो। नॉट अलाउ रिप्रेशर टू बाइंड विद द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये लैक्टोज जो है इंड्यूसर है, इंड्यूसर बाइंड कर लेगा रेगुलेटर जीन्स के साथ और इसको यहाँ बाइंड नहीं करने देगा। जब यहाँ बाइंड नहीं होगा तो आगे की प्रॉपर सिंथेसिस होगी। सो यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता जाएगा। कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज का कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिज्म होता जाएगा और लैक्टोज विल बी फिनिश्ड लैक्टोज खत्म हो जाएगा। समझ गए बात? तो लैक्टोज अगर सिस्टम में प्रेजेंट है तो ये परमीएज के थ्रू अंदर जाएगा। कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ रिप्रेशर के साथ बाइंड कर लेंगे एज ए रिप्रेशर की तरह, और बाइंड करने के बाद ये ऑपरेटर से बाइंड करने के अलाउ नहीं करेगा और आगे की ग्लाइकोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसाइटिलेज की सिंथेसिस होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये केस हो गया बाद। दूसरा केस देखते हैं, व्हाट इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन द सिस्टम। वो क्या केस होगा? ये जनरल केस है कि व्हाट इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन द सिस्टम। केस 2, केस 2 स्टडी करते हैं। व्हाट if lactose is absent in the system। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा? उस केस में किस टाइप का रेगुलेशन किया जाएगा? अगेन वी हैव दिस ऑपेरॉन मॉडल, जहां पे हमारे पास है प्रमोटर, इधर है टर्मिनेटर, इधर है एक और प्रमोटर, यहाँ है ऑपरेटर, यहाँ पर जीन है और जीन के बाद यहाँ पर है टर्मिनेटर। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम पे हमेशा प्रमोटर पाया जाता है, और ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एज यूजुअल ये सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को और एमआरएनए निकालेगा एक रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन जिसका नाम हम लोग रखते हैं रिप्रेशर। ठीक है, अब ये रेगुलेटरी जीन यहाँ पे लैक जे है, लैक ए है, सॉरी वाई है, वाई है और ए है। ओके, कायदे से होना चाहिए कि लैक जे सिंथेसाइज करेगा गैलेक्टोसाइडेज, जी वाई सिंथेसाइज करेगा परमीज पी, और ए सिंथेसाइज करेगा ट्रांसएसाइडिलेज यानी कि टी। जीपीटी की सिंथेसिस होनी चाहिए। यहाँ पे सिस्टम में लैक्टोज नहीं है यानी कि नो इंड्यूसर। लैक्टोज नहीं होने का मतलब यहाँ पे कोई भी इंड्यूसर नहीं है, नो इंड्यूसर। इंड्यूसर्स नहीं है तब क्या होगा? क्या
इसके पास कुछ बाइंड करने के लिए है, इसको ब्लॉक करने के लिए कुछ है, नहीं है। देन ये बेचारा जा करके बाइंड करेगा ऑपरेटर से। नाउ ये जो है ये किससे बाइंड कर लिया, ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। तो रिप्रेशर इज बाइंड विद द ऑपरेटर। अब ये बाइंड करने के बाद ये एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, किसके एक्सप्रेशन को, लैक जे जीन को, वाई जीन को और ए जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, यानी कि नो सिंथेसिस, यहां पर नो सिंथेसिस हो जाएगा। और वैसे भी अगर लैक्टोज है ही नहीं तो मेटाबोलाइज कराने की जरूरत नहीं है, तो हमें जरूरत भी नहीं है इनकी सिंथेसिस कराने की। यहां पर नो नीड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑल 3 इंजाइम। कौन कौन से 3 इंजाइम है, परमेज, गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसाइटाइलेज। परमेज, गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसाइटाइलेज, इन तीनों की सिंथेसिस कराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन कहलाता है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। ये तब होता है जब सिस्टम में गैलेक्टोज एब्सेंट है। पिछला वाले में जो पढ़े थे इस टाइप का जो रेगुलेशन है ये कहलाता है पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या कहलाता है, पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाता है। समझ गए बात। तो 2 केस देखा हमने कि अगर सिस्टम में हमारे पास ये चीजें रहेंगी तो क्या होगा, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज तो रहेगा ही इसको बनाने के लिए, एक आरएनए पॉलीमरेज भी बना लेते हैं। यहाँ भी रहेगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बिना आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो चाहे अगर हमारे सिस्टम में रहेगा लैक्टोज तो लैक्टोज रहेगा तो पॉजिटिव रेगुलेशन यानी कि सिंथेसिस होगी, और लैक्टोज एब्सेंट होगा तो नेगेटिव रेगुलेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ ऑल दिस 3 एंजाइम नहीं होगी। तो हमने 2 टाइप की चीजें डिस्कस की। तो लैक्टोज ऑपेरॉन मॉडल को इंड्यूसर मॉडल कहते हैं। इन जनरल हमेशा अक्सर करके देखोगे तो ये क्लोज ही रहता है। तो इन जनरल repression close the operon model। तो जब जरूरत पड़ती है ना तभी ये खुलता है, बाकी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये क्लोज ही रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब परमीएज अगर नहीं रहेगा, परमीएज तो यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, परमीएज सिंथेसाइज तब हो रहा है जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है। तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है या लैक्टोज स्टार्टिंग में, कैसे लैक्टोज अंदर जाएगा इनिशियली, तो इसके लिए हाउ लैक्टोज इंटर विदाउट परमीएज, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ लैक्टोज इंटर विदाउट परमीएज। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो बिना लैक्टोज के कैसे इसकी एंट्री हो जाएगी, सॉरी बिना परमीएज के कैसे इसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होगी तभी तो आगे सिंथेसिस कराएगा, तभी तो ओपन होंगे सारे चैनल्स, ठीक है। तो स्मॉल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑलवेज देयर कह सकते हैं हम लोग कि छोटा छोटा एक्सप्रेशन जो रहता है ना हमेशा रहता है। तो फॉर दिस आंसर स्मॉल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर। ऑफ एक्सप्रेशन is always there।
सो हम लोगों ने दो केस देखा। केस 1, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट होगा तो ऑपेरॉन ऑन कहलाएगा। ऑपेरॉन ऑन क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन है ये सिंथेसाइज करेंगे रिस्पेक्टिवली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को। और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑपेरॉन ऑफ कहलाएगा। ऑपेरॉन ऑफ यानी कि हमारा नेगेटिव रेगुलेशन कहलाएगा। और उस केस में लैक्टोज प्रोटीन जो है वो लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है तो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, इवन जरूरत भी नहीं है सिंथेसाइज करने की। इन जनरल जो ऑपेरॉन है हमेशा बंद ही रहता है, जब लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट होता है तभी क्या होता है, ये ऑन होते हैं। आई होप आपका जो ऑपेरॉन मॉडल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं ऑपेरॉन मॉडल को लेकर के, जबकि ये बहुत सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो इसके पहले हमने जीन एक्सप्रेशन देखा था, जीन एक्सप्रेशन से ही फिर हमने इधर की तरफ बढ़ा है। तो सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।